सुधांशु त्रिवेदी, मतलब संबित पात्रा या जो दूसरे प्रवक्ता हैं उस तरीके से बहुत फायर ब्रांड नहीं बोलते हैं। उनके पास अतीत, बिंब, प्रतीक, ऐतिहासिक दस्तावेज और उनकी अपनी वक्तृत्व शैली अच्छी है, वो अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरीके से उसी धार पर आ गए। तो अब कुल मिला के योगी जी ही पूरा एजेंडा तय कर रहे हैं, तो स्पष्ट हो गया है। और अखिलेश उनको कितना आपको लगता है रोकते हुए दिखाई पड़ेंगे? देखिए, अखिलेश जी का शासनकाल देखा जाए 2012 से 17 तक का, तो हम लोग उस समय भी यही चर्चा करते थे कि एक पढ़ा लिखा समझदार युवा के हाथ में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की कमान आई है। लेकिन अखिलेश जी के सामने विवशता थी उनके चाचा, आजम चाचा, शिवपाल चाचा, रामगोपाल चाचा। ये तीन चाचाओं ने मिलकर भतीजे का पूरा करियर चौपट कर दिया। उसके बाद अब जब अखिलेश जी कहना चाहिए मुक्त हुए इन चाचाओं से और स्वयं निर्णय लेने की स्थितियों में आए, तो उसके बाद से वो कोई आक्रामक जैसी स्थितियां लेके नहीं चल रहे। उनके पास, उनके सामने जो चुनौती है वो ये है कि उनको एम बाई को साथ में भी जोड़ के रखना है और आक्रामकता को बिल्कुल सामने नहीं आने देना है। जो अभी नवेद जी बोल रहे थे ना कि बड़े शालीनता के साथ वो सारी चीजों को कर रहे हैं, तो कटेगे का सवाल आएगा तो पूछा जाएगा ये सच्चाई है कौन है, तो जवाब आएगा उसमें। लेकिन इसमें सबसे मूल विषय ये है कि सत्ता पक्ष यदि धर्म की राजनीति कर रहा है तो विपक्ष जाति की राजनीति कर रहा है। जातिगत जनगणना को लेके विपक्ष का कोई भी नेता ऐसा नहीं झंडा नीचे झुकाया हो भाई साहब, आज भी वो झंडा बुलंद किए घूम रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो सत्ता पक्ष को लगता है कि जातिगत जनगणना यदि हुई तो पता नहीं परिस्थितियां क्या निर्मित होंगी, इसलिए हम धर्म का झंडा ध्वज जो हम पहले लेके चल रहे थे उस ध्वज को हम और ऊंचा करके चले। तो धर्म और जाति ये दोनों की राजनीति समानांतर चल रही है इस समय पर देश में। अब जो धर्म और जाति दोनों को नहीं चाहते वो भी झंडा पकड़ के चल रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ना वो धर्म को जानते हैं ना जाति को जानते हैं, लेकिन उनको भी अखिलेश झंडा पकड़ा दिए कि आपको ये लेके चलना है, देश विदेश में कहीं भी जाइए आप सिर्फ झंडा लेके बैठिए, आप बोलिए नहीं। लेकिन राहुल जी हैं, तो राहुल जी क्योंकि अब अपने आप को राष्ट्रीय नेता मानते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, 90 सीटें 99 सीटें कांग्रेस अच्छा जीत चुकी है। राकेश जी, राहुल के प्रति थोड़ा सा आपका वितृष्णा भाव बोल रहा है भाई। वो राष्ट्रीय नेता तो है, नेता प्रतिपक्ष है ना। और वो जब पैदा हो गए थे उसके समय ही हो गए थे, देश की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली थी। अब मतलब आपको मतलब तमाम लोग को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन नेता तो राष्ट्रीय है ही ना, वो नहीं है? मैं कहा कह रहा हूं कि राष्ट्रीय नेता नहीं है, राष्ट्रीय नेता तो है वो। और हम्म। राष्ट्रीय नेता तो इसलिए भी है क्योंकि जिसके घर में 3 पीढ़ी से प्रधानमंत्री रहा हो हम्म। तो स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रीय नेता तो रहेगा ही। वो तो हम्म। उनका जन्म ही हुआ है प्रधानमंत्री के परिवार में। हम्म। लेकिन दिक्कत ये भी है ना कि जिन बातों को लेके आज आप चल रहे हैं, तो क्या आपके तीनों जो प्रधानमंत्री थे घर के, वो तीनों प्रधानमंत्री यानी आजादी के बाद से लेके और मध्यकाल तक आपके परिवार के प्रधानमंत्री या तो आपके परिवार के प्रधानमंत्री थे या आपके द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी भी तो आपके द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री थे। तो आप ये सारे उपक्रम क्यों नहीं किए जो उपक्रम आज आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी करें? विषय ये है ना कि पब्लिक अब ऐसा नहीं कि समझ नहीं पा रही है, सब समझती है। इसीलिए राहुल गांधी भी जानते हैं कि हमको 90-99 सीटें क्यों मिली, कहां से मिली, और जो उनके सहयोगी दल है वो भी जानते हैं कि इनको सीटें कहां से मिली और क्यों मिली। इसीलिए आप जो देखिए जो तमाम चुनाव हो रहे हैं उन तमाम चुनावों में कांग्रेस इतनी सीट जीतने के बाद भी एक कदम आगे नहीं पहुंची है। क्षेत्रीय दल उनको वहीं पे रोक के रख रहे हैं। हम बात कर रहे थे कांग्रेस जी की और भारतीय जनता पार्टी की। जी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कटे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस बयान को इतना प्रचारित किसने किया? ये विपक्ष ने किया। साइलेंट मूव चला इसका। आज हर चैनल में इस पर चर्चा हो रही। क्यों हो रही? इसलिए हो रही है कि हम जितना इसका प्रचार करेंगे उतना हम अपने लोगों को साध के रख पाएंगे कि ये आपके लिए कहा गया है। तो जो नवेद जी बोल रहे हैं, तो आज संकट ये भी आ रहा है कि 3 तलाक के बाद आप पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रसंग देखिए। 2017 में 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले वोट का आंकड़ा उठा लीजिए। मुस्लिम महिलाओं का वोट भी भाजपा को मिला था। ये सब ओटीपी टाइप से है, वन टाइम पासवर्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, राम जन्मभूमि, धारा 370, 3 तलाक, ये ओटीपी है। एक बार ही लहर पैदा करेगी उसके बाद शांत हो जाएगी।
और भारतीय जनता पार्टी को इन एजेंडे को इसलिए पूरा करना है क्योंकि ये एजेंडा तो हमारा शताब्दी पुराना है, इसलिए हमको पूरा करना है। लेकिन ये कोई राजनीतिक लाभ के लिए आएगा अब नहीं लग रहा है। इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए हमें अलग एजेंडे गढ़ने पड़ेंगे और अलग एजेंडे वो होने चाहिए जिससे कि सभी जातियों को हम अपने साथ जोड़ के रख सकें। इसलिए अब नई तरह की जो राजनीति है, उस नई तरह की राजनीति में नवेद जी जो बोलेंगे, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बड़ा भव्य हुआ, विश्वव्यापी हुआ, लेकिन उससे वोट नहीं मिला क्योंकि पब्लिक को ये कहता कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बन गया ना, पब्लिक को कहना अब तो बन गया, अब उसका कोई फायदा नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं उसका, जब तक नहीं बना तब तक लेना देना था। तो इसलिए अब नए नए एजेंडे गढ़े जाएंगे, नए नए नारे आएंगे, नए नए मुद्दे आएंगे, और वो नारा देने वाला कौन है। मैं एक छोटी सी बात भर बोलूंगा कि आपको याद होगा कि आजादी से पहले सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, जय हिंद, और वो नारा आज भी सम्मान के साथ सब लोग लेते हैं। महात्मा गांधी जैसा अहिंसक व्यक्ति 1946 में कहने के लिए मजबूर हो गया कि करो या मरो। तो कब किसने कौन सा नारा गढ़ा वो इंपॉर्टेंट होता है, और उसी तरह से आज के डेट में योगी जी ने जो नारा दिया है वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यदि हम पिछली पूरे नारों का अध्ययन करें तो।